तो बड़ी ज़रूरी बात आप लोगों से करनी है और ये बहुत चिंता का विषय है। अ, कुछ बच्चों ने सुसाइड किया कोटा में। और ये नई खबर नहीं है, ये बहुत पुरानी खबर है। और हमेशा कुछ लोग विश्लेषण करते हैं कि बच्चे स्ट्रेस नहीं ले पा रहे। और ये स्ट्रेस है क्या, आखिर इस स्ट्रेस का कारण क्या है? क्योंकि एक उम्र होती है 16 से लेके 20 साल की उम्र, जिसमें सबसे ज़्यादा बंदा क्रिएटिव होता है। उस क्रिएटिव उम्र में ये स्ट्रेस आखिर आ कहाँ से रहा है और ये क्यों आ रहा है? बहुत सारे ऐड आते हैं, कुछ भी ऐड आते हैं। इनफैक्ट आजकल तो बवाल मचा हुआ है देश में। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। 1.5 2 लाख बच्चे पढ़ाते हैं, ये नहीं बताते कि मैक्सिमम 15,000 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकियों का क्या अगर सब उनके यहाँ से हो रहे हैं। कोटा में आप चले जाओ तो हर अगला बंदा जो अब टीचर कम दुकानदार बन चुका है, और ये पूरे देश का हाल है, कोटा तो मैं बता रहा हूँ, वो यही बोलता है कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उसके यहाँ होते हैं। वो ये नहीं बताता है कि अगर उसने 10,000 बच्चे लिए हैं तो 10,000 बच्चे में से अगर उसके 10 एडमिशन हो रहे हैं तो क्या परसेंटेज रहा, क्या वो 1% भी बच्चे का सिलेक्शन करा पा रहा है? तो आंसर मिलेगा नहीं। प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट के सपने हैं जो लाद दिए जाते हैं बच्चों के ऊपर, वो बच्चा वो सपने कैरी जरूर करता है। बच्चा है, देखो, बड़ा इमोशन। मैं 15-16 साल से पढ़ा रहा हूं, एक अपनी जिंदगी का एक आधा सेशन मैं खेल चुका हूं यही करते करते। तो आज मैं ये खुल के बोल सकता हूं, और जो लोग इस पे कमेंट करेंगे कि अरे बड़े आए, तो जान लेना, समझ लेना भैया, मैं खुद एक टीचर हूं, मैं कई सालों से पढ़ा और आज भी पढ़ाता हूं। मैं बहुत बच्चों से इंटरेक्ट किया है, हजारों हजार बच्चों से इंटरेक्ट किया है, और जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि टीचर एक बस बस एक वो चौराहे पे खड़े पोल की तरह है जो डायरेक्शन बता देता है। चलना बच्चे को है, टीचर साथ साथ चलता नहीं। टीचर अपनी सैलरी लेके घर बैठ जाएगा, बच्चा उस रास्ते पे क्या कांटे आ रहे हैं या फूल आ रहे हैं वो सब उस पर ही चलना है। उसकी जिंदगी स्ट्रेस में है, और उसको ये समझ पाना या समझाया जा सकना बड़ा मुश्किल है कि भैया, सिलेक्शन और रिजेक्शन ये लाइफ के दो हिस्से हैं जो कभी भी किसी को मिल सकते हैं। अगर आज आप आईटी में या मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए, डजंट मीन कि आप जिंदगी में भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बहुत सारे लोग मिड सेशन में आईटी छोड़ देते हैं, मेडिकल्स को छोड़ देते हैं, और उनको लगता है कि यार ये जिंदगी बकवास है, यार इसमें कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग आईटीज करते हैं और खुद टीचर बन जाते हैं या खुद औने पौने काम करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको जो दिखाया जाता है गूगल की मैग्निफिसेंट लाइफ। आप पराग अग्रवाल को देख लो, सच में एलॉन मस्क, वो आईटीएन नहीं है, एलॉन मस्क लात मार के निकाल दिया, सबने देखा, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो डिग्री धरी की धरी रह गई। तो लाइफ में आप गोल बनाओ, ठीक है, गोल बनाओ बच्चों। ठीक है, मैं खुद एक डॉक्टर होकर आपको एक ज्ञान दे रहा हूं। मैंने भी ये देखा है, बहुत गरीब फैमिली से आए हैं, एक एक बुक के लिए सेक्रीफाइस किया, लेकिन आज आज बुक ऑथर बने बैठे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे और ज्ञान दे रहे हैं। तो देखो, एक बात समझ लो, होगा वही, हुई है वही जो राम रचि राखा, ये समझ लो। आपके दुखी होने से, आपके फ्रस्ट्रेट होने से कुछ नहीं होगा। और ये याद रखना कि अगर आप आईटी में डिस्क्वालीफाई हो गए, इसका मतलब ये है कि भगवान ने आपके लिए उससे अच्छा रास्ता खोल रखा है। ये कंफर्म बात है, ये बिल्कुल 100% बात है, इसको आप समझ लो। और अगर आप, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ये सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप में से किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को डाउट होगा तो मैं सबूत भी दे दूंगा। मैं मुंबई की एक बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ाता था, और मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पढ़ाता था मैं बच्चों के नाम, लेकिन आपको बता रहा हूँ ताकि जब बात आए, कोई बोले कि नहीं प्रूफ करके दिखाओ, तो उन बच्चों को सामने खड़ा कर दूं। तो एक बच्चा था जिसका नाम था अक्षत अयंगर। वो मुंबई में मेरे पास चेंबूर में पढ़ता था। स्कॉलर लड़का था, अमेजिंग लड़का था, और बहुत जबरदस्त टैलेंटेड था, जबरदस्त टैलेंटेड। मतलब आप समझिए कि उसका मेंस में रैंक था, जो परसेंटाइज था 99.89 था। समझ जाइए, वो मुंबई के शायद वो मुंबई टॉपर था, या शायद सेकंड रैंक थी उसकी मुंबई में। ठीक है, मतलब जबरदस्त टैलेंटेड था, मेंस में ये रैंक थी उसकी। और वहीं प्रथमेश जो दूसरा लड़का था, वो हमेशा स्ट्रेस में रहता था, टेंशन में रहता था। और प्रथमेश हमेशा कहता था, प्रथमेश भुजबल, कि प्रभात सर मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, सर मैं नहीं होऊंगा, मैं अक्षत जैसा टैलेंटेड नहीं हूँ। क्योंकि बच्चों को पता चल जाता है ना कि ये लड़का बहुत अच्छा है और ये लड़का उतना अच्छा नहीं है। और मैं हमेशा कहता था, देख प्रथमेश, गिव अप मत करना, तू पढ़ते रहना बेटा, हमको नहीं पता किस्मत कब फेरा कर दे। ठीक है,
किस्मत कब फेरा कर दिया मैं नहीं पता। किस्मत मतलब भगवान। आप मेहनत करते रहो। गीता में भी तो ये लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैं उसको ये सिखाया, तू करता रहे बेटा, करता रहे करता रहे। मेंस में प्रथमेश की रैंक बहुत अच्छी नहीं आई थी, बट मेंस क्वालिफाई हो गया था और एडवांस में उल्टा फेरा हो गया और अक्षत की कुछ 6,500 रैंक आई। ऑल्दो उसका सिलेक्शन हो गया था, बट उसको आईआईटी का जो सब्जेक्ट जो चाहता था वो नहीं मिला और इनफैक्ट उसने वो छोड़ के एनआईटी नागपुर ज्वाइन किया क्योंकि उसको सीएस करना था। और यहाँ पर जो प्रथमेश था उसकी कुछ 600-650 कुछ रैंक आई थी और वो आईआईटी बॉम्बे से पास हुआ और अब पास होकर निकल चुका है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और जो भी चाहेगा मैं प्रूफ के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये जिंदगी का फेरा आपके साथ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोल देंगे कि हाँ उनके साथ भी जिंदगी में फेरा हुआ है। तो अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट में, अब सिलेक्शन है कितना सरल सोचो, आप सोचिए कितना सरल सिलेक्शन है। 360 नंबर का, मैं आईटी का 360 नंबर का है, कट ऑफ 70 मार्क्स तक चला गया जनरल कैटेगरी के लिए। अब आप सोच के देखिए, लेस देन 25% मार्क, 25% मार्क लाने के लिए बेटा स्ट्रेस की जरूरत नहीं है, आर्ट की जरूरत है। आईटी में सिलेक्शन टैलेंट पे तो होते हैं, लेकिन आपका टैलेंट ही आपको सिलेक्ट कराएगा ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज अ गेम ऑफ टैलेंट वर्सेस टाइम। अगर आप टाइम के हिसाब से कैलकुलेटिव होके भी सब्जेक्ट रेडी करोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, मैं आपको गारंटी से करा सकता हूं। तो कहने की बात यह है कि बच्चों डिसअपॉइंट मत हो। अभी आपके एनटीए के फॉर्म आ गए हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्ञान देंगे, बट प्रभात सर की बात भूलना मत। जरूरी ये नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जरूरी ये है कि आपने सिलेक्शन के लिए मेहनत की कि नहीं की। और मेहनत का मतलब 10 घंटे 20 घंटे या छत से कूद जाना बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत का मतलब यह है कि आपने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आपने मेहनत की है कि नहीं। आपको अंदर से लगना चाहिए बस यही इतनी मेहनत मैं कर सकता था, ये मेहनत ही है जो एक ईमानदार मेहनत कहलाती है, इसके ऊपर कुछ नहीं। और अगर आप ये कर पाए तो आपके मन से गिल्ट और रिग्रेट खत्म हो जाएगा और आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। बच्चों याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं, सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ये तो हर चीज में होता है। कॉइन टॉस होता है, हेड आएगा टेल आएगा, वी नेवर नो, बट कॉइन टॉस होने से जिंदगी टॉस नहीं होती। याद रखना, इस चीज को जितना हो सके शेयर करना। और याद रखना कि लाइफ में अगर आप अक्षत हो तो भी अच्छा है और अगर आप प्रथमेश हो तो भी अच्छा है, क्योंकि अक्षत भी फिनोमिनल टैलेंटेड है, जिंदगी में बहुत अच्छा करेगा। अक्षत मैं जानता हूं, मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट है। और प्रथमेश तो फिनोमिनल है ही, क्योंकि उसने अपने मन को संभाला, मेहनत की और सेलेक्ट हो गया। तो लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो यही तरीका है अचीव करने का, ना रो के ना गा के कुछ नहीं होगा। और बेटा दुखी तो बिल्कुल मत होना। देखो मैं एक फिर बात बता रहा हूं, तुम एड़ी चोटी का जोर लगा दो। मैं बता रहा हूं, जितने लोग, मेरे को बुरा इसलिए लगता है लोगों ने इतना कमर्शियलाइज कर दिया है, ये पैसा इतना तेज बोलता है कि लोगों की बोलती बंद कर देता है। पैसे की खनक में ही वो बात है बच्चों। कोई आपको ये बात नहीं बताएगा कि सिलेक्शन होगा आपसे, पढ़ लो तुम चाहे जहां से, ये याद रखना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लोग यूट्यूब पे पढ़ाते थे, जिंदगी चलाते थे। यूट्यूब से करते करते आज दुनिया चलाना शुरू कर दी। वो दुनिया इसलिए चलाते हैं क्योंकि लोगों को सुनना अच्छा लगता है ज्ञान। मैं भी आपको अभी ज्ञान ही दे रहा हूं, लेकिन सच ये है कि सिलेक्शन होगा आपका, हाथ होगा आपका, किस्मत होगी आपकी और मेहनत होगी आपकी। समझ में? स्वाद आप ही चखोगे बेटा। हमारे यहाँ कहावत चलती थी कि अपने मरने पे ही स्वर्ग मिलता है। तो मरने का मतलब मर जाना नहीं है, मरने का मतलब वो कहते ना अपने आप को मिटा के मैंने ये दुनिया बनाई है। अब ये अच्छी है या बुरी है, हम ही ने तो बनाई है। तो अपनी मेहनत अपने हाथ में है और आपको पता होना चाहिए कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। चाहे कुछ लोग बोले चाय बेच के हम दुनिया चला रहे हैं, चाहे कोई बोले एरोप्लेन बेच के हम दुनिया चला रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन तब आता है जब आपकी मेहनत में ईमानदारी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता रात भर जागने की जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता दिन रात बुक लेग के साथ दौड़ने की जरूरत नहीं। 1 घंटा पढ़ो, इफेक्टिव पढ़ो, अच्छा पढ़ो और सेलेक्ट हो जाओ। मैं बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो होंगे शायद कुछ लोग डिसएग्री करें मेरी बात से, लेकिन याद रखना ये 15-16 साल मैंने यही काम किया है और हमने देखे हैं चमत्कार होते, हमने देखे हैं चमत्कार होते। इसलिए बच्चों को बोलते हैं अरे तुम ही तो हो जो गोले बनाओगे। हम कितने भी टीचर कितना भी टैलेंटेड हो, क्या टीचर जाके गोले लगाएगा या माउस से ऑप्शन चूज करेगा? नहीं भाई,
आप ही तो हो। आप सेलेक्ट हो जाओगे तो लोग आपको कंधे पे ले लेके नाचेंगे। होता है ना, आप कोटा में जाओ, हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले ढोल नगाड़े लेके, उन बच्चों का नाम तक नहीं होता साल भर। और कई बार तो धोखे से कोई एक बच्चा अच्छा ऊपर उठ के आया, उसको नगाड़े के ऊपर बैठा बैठा के गाने बजाते हैं। और कोई बच्चा जो पूरे साल भर टॉपर था, धोखे से मिस हो जाए तो उसकी क्या फजीयत होती है। तो लाइफ में ये समझ जाओ, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। और जरूरी नहीं है कि आज आपके ऊपर काले बादल छाए हैं और आपका सूरज नहीं उग रहा है तो आप जिंदगी भर ऐसे रहोगे। अरे हर अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है भाई। हैं, सूरज का नेचर ही है उगना। आज नहीं उगेगा तो कल उगेगा, कल नहीं उगेगा तो परसों उगेगा, उगेगा तो जरूर, क्योंकि धरती तो सूरज के उगने पे ही चलेगी ना भाई, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चा, मोटिवेटेड रहो, पम्प्ड अप रहो, टेंशन लेने का नहीं, स्ट्रेस में रहने का नहीं। और याद रखना, तुम ही तो हो जो दुनिया बदलने वाले हो। तुम ही हो जो सब करके दिखाने वाले हो। अरे तुम ही तो हो भाई जिसको देश को इंतजार है। और तुम ही तो हो जो इस देश की किस्मत के सितारे हमेशा के लिए बुलंदियों पर रखोगे। अपना ध्यान रखो बच्चों, स्वस्थ रहो। जय हिंद और मेहनत करते रहो। वंदे मातरम।